हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। हमारे आधुनिक भारत की सीरीज़ में आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ मैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इसके बारे में तो सुना ही होगा कि इसके बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं, लेकिन इसका उदय कैसे हुआ है अब हम जानते हैं। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका उदय के क्या कारण थे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, एक संगठन था। तो अचानक ही ये संगठन नहीं पैदा हुआ है, ठीक है, कि लोगों के दिमाग में कुछ तो बातें आई होगी जिसके कारण उन्होंने ऐसा संगठन बनाने की सोचा। ठीक है, अब देखो जो था हमारा 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद भी क्या था कि अंग्रेज जो थे वो भारतीयों का क्या कर रहे थे, शोषण कर ही रहे थे। उसके पहले भी शोषण जारी था, 1857 की क्रांति के पहले, तभी तो क्रांति हुई थी। अंग्रेजों के शोषण से ही फ्रस्ट्रेट होके क्या किए थे, भारतीयों ने जो है वो एक क्रांति छेड़ दी थी। तो इस क्रांति का जो हुआ था वो तो असफल हो गई थी क्रांति, लेकिन इससे क्या हो गया था, अंग्रेजों की जो जड़ें थी वो हिल गई थी कि वो जो अपना यहाँ साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, वो समझ गए थे कि जो भारतीयों को हम दबाना चाहते हैं, अपने अंडर में हम काम कराना चाहते हैं, तो वो जो है अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। अपने आगे का उनको फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं लग रहा था अब अंग्रेज़ों को, कि लग रहा था कि हाँ भारतीयों के अंदर एकता जागृत हो चुकी है, अब वो कभी भी हम पर, यानी कि ऐसा कोई माहौल बन जाएगा कि जिससे अंग्रेज़ जो है उनके इंडिया में रहने की पॉसिबिलिटी कम हो सकती है। तो क्या होता है कि 1857 की क्रांति के बाद भी जो रहता है ना, अंग्रेज़ों का शोषण चलता ही रहता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारतीय जो है वो एकजुट हो जाए, वो शोषण करते ही रहे। अब जैसे 1857 की क्रांति हो गई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो क्या होता है, उसकी सत्ता जो है वो समाप्त कर दी जाती है महारानी के द्वारा, और फिर वहाँ पे राज कौन करता है, सीधा महारानी करती है। ठीक है, भारत में किसका शासन होने लग जाता है, महारानी विक्टोरिया का शासन होने लग जाता है। तो लोग क्या समझने लगते हैं कि जैसे क्या बोलते हैं, कंपनी ने तो हमारा शोषण किया, लेकिन अब क्या है, महारानी आ गई है, तो महारानी क्या करेगी, हमारे साथ इंसाफ करेगी। तो वो ऐसा सोचने लग जाते हैं कि महारानी के काल में भारतीयों का शोषण नहीं होगा, लेकिन वो गलत थे। महारानी के काल में भी क्या होता है कि जो है इंडियन जो रहते हैं, हम भारतीयों का शोषण होते ही रहता है। अब वो सोचते हैं कि अब हमको क्या बोलते हैं, अपनी बातें इन तक पहुंचाना चाहिए, अंग्रेज़ों तक, या जो महारानी है उन तक जो है अपनी बात पहुंचाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या किया जाए, तो देखो एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिससे भारतीय अपनी बात किस तक पहुंचा सके, अंग्रेज़ों तक, या जो शासन कर रहा है इंडिया में, जो शासन कर रहा है, तो वो शासन कहाँ से हो रहा था, ब्रिटेन से हो रहा था। तो ब्रिटेन तक वो अपनी बात कैसे पहुँचाएंगे, महारानी तक अपनी बात कैसे पहुँचाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जिससे वे अपनी बात जो है रख सके, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले उनको कि वो अंग्रेज़ों तक अपनी बात रख सके कि हम जो है, हमें भी आज़ादी से जीने की ये चाह है, ऐसा सोचते थे। तो अंग्रेज़ों ने भी क्या सोचा कि चलो इनको भी कोई मौका दिया जाए, कि ये जो है ना एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि जिससे ये अपनी बात हम तक रखेंगे और हम अपनी बात इन तक रखेंगे, ताकि इनके अंदर जो धीरे धीरे जो गुस्सा जो फूटता है ना वो नहीं होगा, क्योंकि बहुत अंदर ही अंदर देखो प्रेशर बनते रहेगा तो वो एक क्या होता है, एक बम जैसा फटता है वैसा हो जाएगा, तो वो एक बार में ही नहीं फटेगा ऐसा। तो इसमें क्या रहेगा संगठन में कि वो अपनी बातें आके अंग्रेज़ों से शेयर करेंगे, तो अंग्रेज़ों को अगर सही लगेगा तो उस पर डिस्कस करेंगे, गलत लगेगा तो भी बताएंगे। तो ऐसा एक संगठन बनना चाहिए, ऐसा सोचा गया था। संगठन तो बहुत सारे बने थे, छोटे छोटे संगठन बहुत बनते थे, लेकिन वो कहाँ तक सीमित रहते थे, वो एक प्रांत या एक क्षेत्र तक ही सीमित रह पाते थे। लेकिन एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो पूरे भारत देश के हित में रहे, और पूरे भारत के वासी जो है ना, यानी कि जहाँ जहाँ से जिस प्रांत या क्षेत्र से जो भी लीडर है, वो जो है लीडर्स जो है आके यहाँ पे नेतृत्व करे, उनको भी पता रहे कि क्या हो रहा है हमारे देश में। ठीक, तो भारतीयों के अंदर क्या होना चाहिए, एक राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के ही भाव से एक संगठन की स्थापना की जाए। और क्या था इसके यानी कि और भी संगठन से क्या फ़ायदा हो सकता था भारतीयों को, कि ब्रिटिश साम्राज्य से क्या चाहते थे, वो मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए एक मुक्ति दिलाने वाला एक संघ भी चाहिए था उनको।
तो ये बहुत सारे रीज़न थे। देखो, जिसका विस्तार, ऐसा संघ जिसका विस्तार देश के हर क्षेत्र में हो, सिर्फ क्षेत्रीय सीमा तक नहीं रहे, क्योंकि हर क्षेत्र और प्रांत में तो अपने अपने लीडर्स जो थे ना, उन्होंने अपने नेतृत्व में बहुत सारे संगठन बना के रखे थे, लेकिन वो छोटे छोटे नेतृत्व जो थे वो स्थानीय क्षेत्र तक ही सीमित रहते थे। अब क्या हुआ कि ऐसा क्षेत्र बनना चाहिए जो क्या है, जिसमें हर देश के कोने कोने से लोग, देश के हर कोने कोने से लोग उसमें शामिल हो सके और अपने विचार को व्यक्त कर सके। तभी क्या होता है कि क्या बोलते हैं, एक 1885 में जो होता है, तभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय होता है। अब जो कांग्रेस के स्थापना जो होती है उसका उद्देश्य क्या रहता है कि भारतीय जनता में जो बढ़ता असंतोष है, यानी किसी भी रूप में क्या हो सकता है, वो उग्र रूप हो सकता है, धारण कर सकता है, और असंतोष की इस वाक्य को बिना किसी खतरे के कांग्रेस रूपी सुरक्षा वॉल्व से बाहर निकाला जा सके, इसलिए इसे क्या कहा गया है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हो रही थी, इसलिए उसको क्या कहा गया था, एक सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी दी गई थी। ठीक है, या इसको और क्या कहा जा सकता है, सुरक्षा कपाट का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। अच्छा, सेफ्टी वॉल्व क्या होता है, जैसे आप लोगों ने किचन में देखा होगा प्रेशर कुकर को, प्रेशर कुकर में एक वॉल्व लगा होता है कि जब भी उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, प्रेशर कुकर में जब सीटी नहीं हो पाती है, अगर कुकर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो वो उस वॉल्व की वजह से क्या होता है, वो कुकर जो है सेफ़ रहता है, फटता नहीं है। ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा जन धन की हानि हो सकती है इससे, तो इसलिए उसमें एक सेफ्टी वॉल लगाया जाता है जिससे कोई नुकसान नहीं होता है, कुकर जो है जलने से बच जाता है, फटने से भी बच जाता है, इसलिए एक सेफ्टी वॉल लगाया जाता है। तो उसी के आधार पे क्या बनाया गया था, कांग्रेस की स्थापना की गई थी कि कांग्रेस की स्थापना करेंगे तो भारतीय जो है वो अपना जो गुस्सा है, जो उनके अंदर ब्रिटिश के लिए जो असंतोष है, वो एक बार में ही जो उग्र रूप धारण करता है वो धारण नहीं करेगा, वो धीरे धीरे अपनी बातों को अंग्रेज़ों तक रखेंगे और फिर क्या होगा, अंग्रेज़ उसका कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, इस टाइप का था। तो ये अंग्रेज़ों के लिए भी बहुत अच्छी था, उनके लिए एक सेफ्टी वॉल का काम था कि वो भी सोचे थे कि चलो हमारे ही हित के लिए है, और भारतीय सोचे थे हमारे हित के लिए, यानी कि दोनों की क्या हो रहा था, एक सेफ्टी वॉल थ्योरी जो है वो तैयार हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय होता है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हो गया है। अब इसमें क्या होता है कि स्थापना जो होती है वो कहाँ पर होती है, स्थापना जो है वो देखो, ये कब होती है स्थापना, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में होती है। ठीक है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। इसके संस्थापक कौन होते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। देखो, जब ऑप्शन अगर रहेगा ना, क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो A.O. ह्यूम भी लिखा रह सकता है या फिर इनका पूरा नाम भी दिया जा सकता है, तो हमको दोनों याद रखना है, A.O. ह्यूम या फिर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ओके, तो ब्रिटिश कालीन में क्या थे ये, ब्रिटिश कालीन भारत में क्या थे, ये सिविल सेवा के रिटायर्ड ऑफिसर थे। कहाँ से रिटायर्ड हुए थे, ये सिविल सेवा से रिटायर्ड हुए थे, और ये कहाँ बस गए थे, ये शिमला में जाके बस गए थे। तो इनका एक उपनाम भी दिया गया था, हर्मिट ऑफ शिमला इनको कहा जाता था। ओके, अब क्या था, उस समय वॉयसराय कौन थे, वॉयसराय थे उस समय लॉर्ड डफरिन। ठीक, यानी देखो एकदम, यानी ऐसा तो बनाए, लेकिन लोग क्या सोचते थे, यानी जब मैंने बताया था ट्रिक के माध्यम से, वॉयसराय जब हम पढ़े थे तब मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्यों, क्योंकि इंडिया वाले क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सफरिंग हो रहे थे, बीमारी हो गई थी, यानी बीमार हो गए थे, इंडिया हमारा बीमार हो गया था, उसको अच्छे इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए एक ऐसी संगठन बनाई जाए जिससे कि सुधार हो सके। ठीक है, तो इससे हम याद रख लिए थे कि वॉयसराय कौन रहेंगे, डफरिंग। आपने अगर वो ट्रिक वाला वॉयसराय का सेक्शन नहीं देखा है, गवर्नर जनरल का नहीं देखा है, तो आप मेरे वीडियो में जो है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसमें सारे वीडियो के लिंक है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। अच्छा, अब स्थान देख लेते हैं हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कौन से स्थान जो है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये था मुंबई का जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है, वहाँ पर हुआ था, वो भी दिन के 12 बजे हुआ था। ठीक है, इसका प्रारंभिक नाम जो था वो क्या था, देख लो, ये था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक, इसका प्रारंभिक नाम जो था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अच्छा, इसके बारे में एक और है, देखो,
80-85 में जब इसका संगठन हो रहा था, लेकिन 80-84 में क्या था, इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो इनको संचालित तो जो है वो AOU ने किया था, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है इस संगठन को बनाने में। लेकिन जो फर्स्ट अधिवेशन होता है ना, जो इसका फर्स्ट अधिवेशन जो होता है, उसमें ये शामिल नहीं होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, जो नाम चेंज हुआ था वो किनके सिफारिश से हुआ था, नाम जो चेंज हुआ था? अब देखो, भारतीय राष्ट्रीय संघ तो हो गया, लेकिन इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाएंगे, ऐसा किसने विचार किया होगा? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब आगे हम देखते हैं। हाँ, ये देखो, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसी सम्मेलन में क्या होता है कि दादा भाई नौरोजी के सुधार पर ही भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर क्या रख दिया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा जाता है। तो किसके सुझाव पे होता है ये होता है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही किया जाता है। ये सुझाव होगा, इसको करेक्ट कर लेना आप। अगर नोट्स आप बनाते हैं ना, जैसे मैंने तो बिल्कुल नोट्स वाइज ही बना के रखा है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर आप लोग भी नोट्स बना रहे हैं तो कुछ करेक्शन कर लीजिए कीजिए। तो अब देखो क्या होता है, ये भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो अधिवेशन होता है वो पहले कहाँ करने का डिसाइड होता है? पुणे में होता है डिसाइड करने का। लेकिन क्या होता है कि उस समय पुणे में जो है हैजा की बीमारी फैल जाती है। हैजा पहले भी क्या था, ये महामारी का रूप ले सकता था, ऐसा माना जाता था। इसलिए उस समय वहाँ पर अधिवेशन ना होके कहाँ पर होता है? मुंबई में होता है। ठीक है, गोकुलदास संस्कृत विद्यालय हमने देखा वहाँ पर। और क्या था इसमें महत्वपूर्ण तथ्य कि जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उस समय कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? तो कितने सदस्यों ने लिया था? देखो 72 जो थे ना, 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था उस समय। अब जो है देखो, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें मैंने बताया भी था कि कौन शामिल नहीं हुआ था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो शामिल नहीं हुए थे, जबकि इनका बहुत ज़्यादा योगदान था ये संस्था को बनाने में। तो भी यानी कि कुछ कारणवश इन्होंने भाग नहीं ले पाया था फर्स्ट अधिवेशन में। और देखो, और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि लाल बाल पाल में से किसने कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? तो ये कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जो थे वो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। ओके, बाकी लाल से पता है हमें लाला लाजपत राय, पाल से विपिन चंद्र पाल और बाल से हमारे बाल गंगाधर तिलक। तो ये हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लिया है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है देखिए, अधिकारियों का मत। अब देखो, उस समय जो संस्था तो बनी थी, लेकिन बहुत लोग रहते हैं ना जो इस यानी कि निंदा करने लग जाते हैं, आलोचना करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों की कमी रहती नहीं है। जब भी कोई अच्छा कार्य करने जाए तो लोग जो है वो बातें तो करते ही है कि इसमें ये खराबी है, वो बुराई है, निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, ये सब चलता रहता है। वो उस समय भी चल रहा था। अब जैसे ये अच्छी संगठन बन गया है, लेकिन लोगों को आंखों में खटक रहा था ये कुछ लोगों के। तो देखो, इसमें क्या है कि कांग्रेस के अधिवेशन के कुछ सरकारी जो अधिकारी थे उन्होंने क्या किया, इसकी बहुत निंदा की और कांग्रेस को क्या कहा कि पागलों की सभा है ये। क्या कहा इन्होंने? पागलों की सभा है, बाबू की संसद है, या फिर खुर्द दिन से जो देखे जाने वाले अल्पसंख्यक है। ये खुर्द दिन से देखे जाने वाले अल्पसंख्यक हैं। और क्या बचकाना भी कहा है किसी ने। तो इस प्रकार की इनको आलोचना का सामना करना पड़ा अधिवेशन के, यानी कि जो संस्था है, संगठन है उसको। तो लोग, सरकारी अधिकारियों ने तो कहा ही, साथ में जो आगामी जो वायसराय थे इन लोगों ने भी आलोचना की। जैसे एल्गिन हमने सुने हैं, लॉर्ड एल्गिन का नाम। उन्होंने क्या कहा था कि मुझे बड़ी खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रहा है और इसे राष्ट्रद्रोही संस्था मानता था। किसको राष्ट्रद्रोही संस्था मानता था? यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। और वो खुश होता था कि कांग्रेस के जो है वो नीचे जा रहा है, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाते थे, कभी नहीं कर पाते थे, कभी बहुत ज़्यादा मतभेद हो जाता था। यानी कुछ ऐसे रीज़न होते थे जिसके वजह से क्या हो जाता था कि जो अधिवेशन रहता था वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता था जैसा होना चाहिए था।
यानी बातें कभी बिगड़ जाई तो फिर यानी कि उसकी कंडीशन कैसे डाउन चल जाती थी। तो इसी वजह से क्या होता था कि जो बाकी जो अधिकारी वर्ग जो रहते थे या वॉयसराय जो रहते थे वो खुश होते थे कि जो इंडियन की, भारतीयों की जो नीति है वो फेल हो रही है, ये सोच के खुश हो जाते थे वो। अब देखो ये जो उन्हीं में से एक है, देखो वायसराय में से लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा है 1900 में, इन्होंने कहा, भारत मंत्री को लिखा कि मेरा यह अपना विश्वास है कि कांग्रेस जो है वो लड़खड़ा आती हुई पतन की ओर जा रही है, लड़खड़ा आती हुई पतन की ओर जा रही है, और एक महान आकांक्षा यह है कि भारत में रहते समय उसकी शांति में, मौत में मैं सहायता दे सकूं। यानी जैसे जैसे कांग्रेस का समाप्ति हो रहा है, यानी मेरे समय काल में ही ये समाप्त हो जाएगा, तो मैं यानी कि उसकी मौत में क्या करूँगा, सहायता दे सकूँगा, मेरे ही समय काल में ये समाप्त हो जाए, ऐसा वो सोचता था। तो ये लोगों ने ऐसे निंदा भी की है, आलोचना भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हमारे ऐसे बहुत अच्छे बुद्धिजीवी जो थे या जो लीडर्स थे, नेता जो थे, उनकी वजह से ही क्या हुआ कि कांग्रेस अधिवेशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहता था और उसमें अच्छे अच्छे मुद्दों पे बातें भी होते रहती थी। हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं कि ये कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, कौन से वर्ष हुआ, कौन से स्थान पे हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे और उसमें क्या क्या विशेषता थी उस समय। ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है और इनको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, जो देखो जो हमको ट्रिक से बन जाएगा याद करते, हम उसको ट्रिक के माध्यम से करेंगे, और कुछ कुछ जो नहीं बन पाते हैं उन्हें हमें याद रखना पड़ेगा। अब जैसे हमारा फर्स्ट जो हुआ था वो 1885 को हुआ था, ये तो याद ही रखना पड़ेगा। ये किस वर्ष स्थापित हुआ था, 1885 में। जो कांग्रेस का अधिवेशन जो स्टार्ट कब से हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कब हुआ था, 1885 में, बम्बई में हुआ था। और सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, वोमेश चंद्र बनर्जी। तो सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, वोमेश चंद्र बनर्जी। इसकी क्या विशेषता थी, देखो सबसे पहला था ये अधिवेशन, और क्या डिसाइड हुआ इस अधिवेशन में, यानी कि सबको अच्छा लगा। 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। तो उस समय डिसाइड किया गया कि अब ऐसा अधिवेशन हम हर साल रखेंगे, हर वर्ष अधिवेशन करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हुआ था, अच्छा ये जो होता है ना अधिवेशन, वो हर साल होता था, इसलिए इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि ये पहले नंबर का है कि दूसरे नंबर का, तीसरे। 85 से स्टार्ट करना है, 86 में सेकंड रहेगा, 87 में थर्ड, फिर 88 में फोर्थ, ये लाइन टू लाइन रहता ही रहेगा। लेकिन हमें सारे अधिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कुछ विशेष हुआ है ना काम, उसी को हमें याद रखना है। पूरे के पूरे याद रखेंगे तो क्या होगा कि हम याद तो रखेंगे लेकिन हम बाद में भूल जाएंगे। तो ज़्यादा याद करने से अच्छा है कि हम थोड़ा थोड़ा करके याद कर लें। ठीक है, अगर आपको पूरा याद करना है तो थोड़ा थोड़ा करके याद करें, लेकिन मेन अगर याद करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ कि जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी उन्हीं को हमें याद रखना है। ठीक, तो अब हम जैसे पहले स्टार्टिंग के तो 4-5 याद रखना ही है, जैसे मैंने यहाँ पे 85, 86, 87, 88, 89 एंड 90, ये 6 जो है कंटिन्यू रखा है, क्योंकि शुरू वाले जो है वो अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ तो कार्य हुए हैं जो हमें याद रखने हैं पड़ेंगे। जैसे 86 में है, 86 का कब हुआ था, कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में किसने किया था इसकी अध्यक्षता, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। अब दादा भाई नौरोजी ने किया था ये बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो ये प्रथम फारसी अध्यक्ष है। क्या है, ये प्रथम फारसी अध्यक्ष थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष, अब देखो स्टार्टिंग से ही क्या हो रहा है, देखो पहले जो थे वो बंगाली पर्सन हैं, फिर फारसी पर्सन है, उसके बाद ये मुस्लिम है, उसके बाद यूरोपियन है। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि इस संस्था की क्या थी, खासियत थी कि यह एक धर्मनिरपेक्ष संस्था थी, जिसमें बंगाली, फारसी, मुस्लिम और यहाँ तक कि अंग्रेज़ों को भी क्या करने का मौका दिया गया, अध्यक्षता करने का मौका दिया गया। तो ये किसकी संस्था थी, ये भारतीयों की संस्था थी, यानी भारतीयों का एक संगठन था। अच्छा यहाँ पे देखो, ये जो कलकत्ता में हुआ था ना, जो दादा भाई नौरोजी ने किया था,
अब इसको हम कैसे याद रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी क्या थे, फ़ारसी थे, ठीक है, ये जो थे वो फ़ारसी थे। और क्या है, दादा यानी कि पहले तो देखो स्टार्टिंग हमने वोमेश चंद बनर्जी से कर दिए, लेकिन सेकंड किसको प्रेफरेंस मिल रहा है, सेकंड मिल रहा है दादा को, ठीक है। दादा अब आ गए हैं तो दादा को क्या करना है, नाराज़ नहीं करना है, तो क्योंकि दादा चाहते थे कि मेरे को पहले इसमें करे, मतलब ऐसा नहीं हम ट्रिक के माध्यम से सिर्फ याद रख रहे हैं कि वो नहीं चाहते थे कि फर्स्ट है, ये तो सबके ऊपर डिसाइड रहते हैं कि कौन किसको बनना है। अब क्या होता है, देखो हम ऐसा ट्रिक बनाते हैं कि दादा जो थे वो नाराज़ हो गए थे कि मेरे को पहले नहीं बना है, दादा भाई नौरोजी क्या है, नाराज़ कर दिए हम नौरोजी से, हम नाराज़, तो उनको बोले चलो आप पहले में नहीं बन पाए तो चलो हम आपको दूसरे में तो बना ही देते हैं अध्यक्ष, ठीक है। तो उनको क्या किया, कॉल करके तुरंत बुलाए। तो कलकत्ता से क्या हो गया, कोलकाता बोलते हैं ना, कोलकाता मतलब कॉल, उनको कॉल करके बुलाए कि आप आइए और अब सेकंड अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, आप ही करेंगे, आप नाराज मत होइए, ठीक। तो ये क्या हो गया। और इनके बारे में ये विशेष याद रखना है कि प्रथम फारसी अध्यक्ष थे। जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें प्रथम फारसी अध्यक्ष ने यानी कि फारसी पर्सन ने अध्यक्षता किया था, तो वो कौन सा होगा, सेकंड अधिवेशन होगा, और दादा भाई नौरोजी ने उसकी अध्यक्षता किए थे। अब नेक्स्ट हमारा है मद्रास, ठीक है। देखो मद्रास में हुआ है, और क्या है ये, देखो बदरुद्दीन तैयब जी। अब नाम जो है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है नाम में, जैसे ये वोमेश चंद्र बनर्जी जो है ना, इनका नाम कभी कभी WC बनर्जी भी दे सकता है, कि ऐसा नाम पूछ देगा कि WC बनर्जी के अध्यक्षता में हुआ था कब, कौन सा अधिवेशन, तो फर्स्ट हुआ था, तो वोमेश चंद्र तो याद रखना है, साथ में ही WC बनर्जी भी याद रखना है। अच्छा, जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था ना, उसमें महासचिव भी थे। अब महासचिव कौन थे, ये थोड़ा यानी कंफ्यूज हो जाएंगे लोग कि महासचिव कौन रहोगे, उसमें सोच सकते हैं। जी हाँ, इसमें थे A.O. ह्यूम, ठीक है, वही क्या किए थे, इसमें महासचिव का रोल प्ले किए थे। संचालक तो वो थे ही, यानी स्थापना किसके, उन्हीं के द्वारा हुई थी, और वो महासचिव भी बने थे इसमें, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग जो है ना वो यानी कि ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं कि कुछ यानी A.O. ह्यूम को हम अध्यक्ष बना देंगे, ऐसा मत कर देना। वो क्या थे, महासचिव में थे, अध्यक्ष में कौन थे, वोमेश चंद्र बनर्जी थे। सबके लास्ट में देखो, स्टार्टिंग के सबके लास्ट में क्या क्या आ रहा है, देखो वोमेश चंद्र बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी, ठीक है, आ रहा है ना, जी जी जी। तो यहाँ ह्यूम का जो है उनका रोल क्या है, महासचिव का रोल है, और वो सिर्फ किस में थे, फर्स्ट अधिवेशन में थे, ठीक, इतना याद हो गया। नेक्स्ट भी हमने देख लिया दादा भाई नौरोजी। अब हम थर्ड देखते हैं जो 87 में हुआ था। 87 में जो हुआ था वो हुआ था मद्रास में, मद्रास में हुआ था ये। और इस समय क्या हुआ था कि बदरुद्दीन तैयब जी क्या थे, मुस्लिम थे, ठीक है। अब ये मुस्लिम व्यक्ति है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम व्यक्ति जो अध्यक्ष के रूप में कौन से अधिवेशन में थे, या कौन से स्थान से अध्यक्ष, किसी स्थान में जब अधिवेशन हुआ था वो कौन से स्थान में हुआ था, जब बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी, या प्रथम मुस्लिम जो व्यक्ति उनका नाम क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी कि देखो एक ही से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए अच्छे से याद रखोगे तो ही क्वेश्चन जो है यानी कि आंसर जो है वो सही टिक कर पाओगे। जैसे मद्रास है, मद्रास का है बदरुद्दीन तैयब जी, और इनका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ये कौन एक मुस्लिम व्यक्ति है। अब देखो कैसे याद रखेंगे, मद्रास का दास बना दिए हमने, ठीक है। मद्रास का क्या हो गया है, लास्ट दो वर्ड लिए हमने, क्या है, दास, और बदरुद्दीन जी का क्या है, देखो लास्ट का जो है वो दीन। तो दास कैसे होते हैं, दीन होते हैं दास, तो बिल्कुल हमारा ट्रिक यहाँ पे बैठ गया है, दास के साथ दीन। तो जब भी मद्रास अधिवेशन आया या थर्ड अधिवेशन, तो उसमें किसने किया था अध्यक्षता, तो हमें याद आ जाएगा कि बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, और ये क्या थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद में कौन है, जॉर्ज यूले है, ठीक है। इलाहाबाद में कौन है, जॉर्ज यूले। अब नाम से ही क्या पता चल रहा है, ये ब्रिटिश है, यानी ये कौन है, यूरोपियन है। तो प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष कहाँ से, कौन से स्थान पे अधिवेशन में बने थे, तो इलाहाबाद के अधिवेशन में बने थे ये,
जैसे इल हो गया, ये युल हो गया, ऐसा दोनों यानी कुछ कुछ मिलता जुलता, इल और युल ऐसा। इलाहाबाद से जॉर्ज यूले, और ये क्या थे, प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष थे। 89 में भी कहाँ हुआ था, फिर से देखो, फिर से हुआ था बम्बई में हुआ था। ये फिर से कहाँ हुआ था, बम्बई में। अब जैसे हम इंडिया का अगर मैप देख ले, सपोज़ ये इंडिया के चारों कोने की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मुंबई में इधर हो गया वेस्ट में, उसके बाद ईस्ट में हो गया, ठीक है, पश्चिम में, फिर पूरब में हो रहा है, फिर दक्षिण में हो रहा है अधिवेशन, फिर उत्तर में हो रहा है, यानी बारी बारी से देखो चारों कोने में हो रहा है। फिर बम्बई में होगा, फिर से बम्बई, मद्रास, ऐसा ऐसा बन रहा है। फिर बम्बई में, फिर कलकत्ता में, है ना, ऐसा होते जा रहा है। तो फिर जो पांचवा हुआ था अधिवेशन, वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था बम्बई में हुआ था। बम्बई में जब हुआ था तो उस समय अध्यक्षता किसने किया था, सर विलियम वेंडरबर्न ने किया था। वेंडरबर्न ने क्या किया था, इस समय अध्यक्षता की थी। अब इनको हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि इस समय क्या कार्य हुआ था कि पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। क्या हुआ था, इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। तो इसको कैसे याद रखना है, देखो हम इसको याद रखेंगे, वेडर को हम कर देते क्या, वंडर, ठीक है। क्या कैसा काम हुआ था, एकदम वंडरफुल काम हुआ था कि अब से महिलाएं लोग भी आने लग गई है, मैं कहते इसमें अध्यक्षता यानी कि जो सदस्य बनने यानी भाग लेने लग गई, पार्टिसिपेट करने लग गई है महिलाएं, तो बहुत ही वंडर काम हुआ था। तो सर विलियम वेडरबर्न को हमने क्या बना दिया, वंडर काम हुआ है, ठीक है। और कहाँ से स्टार्ट हुआ ये, बम्बई से, यानी बम्बई में ही महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया। ये हो गया है हमारा 89 का। अब 90 का क्या है, देखो 90 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। तो इस समय किसने अध्यक्षता किया था, फिरोज शाह मेहता ने किया था। अध्यक्षता किसने की है, फिरोज शाह मेहता ने। इस समय क्या खास हुआ था कि कादम्बिनी गांगुली जो है थी वो अध्यक्ष बनी थी। कादम्बिनी गांगुली क्या है, अध्यक्ष बनी है। और इनके बारे में क्या विशेषता है कि ये कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला स्नातक है। क्या है ये, प्रथम महिला स्नातक है। अच्छा देखो, अब क्या होगा, जैसे हमें कोई भी काम करना है तो उसमें क्या करेगी, मेहनत तो लगेगी ही। देखो मेहनत, हम मेहता को क्या बना दिए, मेहनत वाला काम है, तो मेहनत कर, इसको मेहनत बना दिए हमने, मेहता जी को मेहनत। और वो काम अगर हमें करना है तो रोज़ रोज़ करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, हमें रोज़ रोज़ करना पड़ेगा। तो ये क्या है, देखो रोज़, क्या लिख दिए यहाँ पे, रोज़ है ना, रोज़ रोज़ मेहनत वाला काम करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा, हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या हो गया, देखो कादम्बिनी से क्या हो जाएगा, कदम, क्योंकि ये देखो लिंक नहीं सेट होगा पाएगा ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और भूल जाओगे एग्ज़ाम हॉल में। इसलिए बहुत ही बारीकी से इसको याद रखना है, तो ये ट्रिक के माध्यम से ही हो पाएगा। कादम्बिनी को हमने बना दिया है कदम। कदम क्या है, देखो जब रोज़ रोज़ मेहनत करना है तो हमें कदम बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी सफलता हासिल होगी। ये हमारा एक ट्रिक है। फिरोज शाह मेहता, पूछा जाता है कि कादम्बिनी गांगुली ने जिस अधिवेशन में भाग लिया था उस समय किसने अध्यक्षता की थी उस अधिवेशन की, बहुत पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ कि इसको आप एकदम बारीकी से याद कीजिए। फिरोज शाह मेहता, ये कोलकाता में हुआ है, और फिरोज शाह मेहता ने क्या किया है, अध्यक्षता किया है। और क्या होगा, ये कादम्बिनी गांगुली इसमें क्या थी, सदस्य बनी। और इनकी क्या विशेषता थी कादम्बिनी गांगुली की, ये प्रथम महिला स्नातक है जिन्होंने इस अधिवेशन को संबोधित किया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अधिवेशन है 12वां अधिवेशन, ये है 1896 में। अच्छा, अधिवेशन ये कौन से क्रम का है, इसको याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर वर्ष होता था, तो वो याद रहेगा कि फर्स्ट कब हुआ, सेकंड कब हुआ, 11 12 कब हुआ, वो याद रहेगा ही। ठीक है, उसमें यानी कंफ्यूज नहीं होना है।
तो जो 96 वाला हुआ था वो कब हुआ था, वो यानी 96 वाला 1896 में ईयर में हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था ये। अब इस समय कौन थे अध्यक्ष, रहमतुल्ला सयानी। अध्यक्ष कौन है, रहमतुल्ला सयानी। और क्या हो रहा है देखो, इस समय पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये अधिवेशन। किस लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वंदे मातरम गाया गया था। मैं जितने भी अधिवेशन यहाँ बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ विशेष कार्य हुए हैं, तभी उनको यहाँ पर बताया जा रहा है। अच्छा, जो वंदे मातरम जो है वो कहाँ से लिया गया था, तो वंदे मातरम लिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम याद देखो कैसे करना है, देखो 86, इसको क्या बोलते हैं 86, तो हम इसको ऐसे बना देते हैं 86। चलो इसको बड़ी की मात्रा लगाते हैं, छोटी की नहीं लगाएंगे, ऐसा बनाते हैं 86। ठीक है, 86 हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सयानी मतलब बहुत सयाने लोग आए थे, बहुत सयाने लोग आए थे। और क्या हुआ था, उनको 86 मतलब छाया, 86 को हम बना दिए छाया। और किसकी छाया, माता की। देखो वंदे मातरम, तो सब सयाने लोगों ने क्या किया, प्रणाम यानी वंदना की है। वंदना करे किसकी, माता की, हमारी भारत माता की। सब सयाने लोगों ने भारत माता की वंदना की है। और कौन सा गीत गाए, वंदे मातरम। तो यहाँ पे हमने बना दिया माता की, क्या बना दिया है, छाया, 96 से छाया। और सब सयाने लोगों ने वंदना की और गाना गाया कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत गाया। बन गया हमारा ट्रिक। नेक्स्ट हमारा है देखो 1905 में बनारस में जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ है। और 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन की जो था ना, बंग भंग, वो सब यानी कि चल रहा था, बंगाल विभाजन चल रहा था उस समय। तो बंग भंग हो रहा था। उस समय कौन था, वायसराय कौन था, ये लॉर्ड कर्जन था। तो लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रिया जो थी उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी। इस अधिवेशन में लोग अपनी बातों को सामने प्रकट करते थे, तो उन्होंने क्या बताया, बंग भंग की और कर्जन की प्रतिक्रियाओं की नीतियों का इस अधिवेशन में आलोचना किया गया। और कहाँ पे हुआ था, तो ये बनारस में हुआ है। इसकी अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा इसको याद कैसे रखना है, देखिए ये भी ट्रिक भी भूल जाते हैं, पता ना। देखो 5 कैसे साउंड कर रहा है, 5 कैसे साउंड कर रहा है, वाइफ। 5 बोल रहे तो क्या सुनाई देगा, वाइफ। ठीक है, वाइफ जैसा भी है इसका। तो वाइफ क्या बना रही है, बनारस का पान। ठीक है, बनारस का पान बना रही है। ठीक है, बनारस का पान, और किसके लिए, गोपाल कृष्ण गोखले जी के लिए। बन गया हमारा ट्रिक। गोपाल कृष्ण गोखले जी के लिए वाइफ ने क्या बनाया, बनारस का पान। अब नेक्स्ट है 1906, ये हुआ है कलकत्ता में। और अध्यक्षता की है दादा भाई नौरोजी ने। और इसकी क्या विशेषता इस अधिवेशन की, इसमें पहली बार स्वराज की मांग की गई है। ठीक है, पहली बार क्या की गई है, स्वराज की मांग। और मांग कौन कर रहे हैं, दादा कर रहे हैं। अब दादा मांगेंगे तो देना ही पड़ेगा। अब देखो दादा, अब कैसे लिंक बैठते हैं हम दादा का, देखो हाँ 6 कैसे साउंड हो रहा है, विक्स। 6 साउंड हो रहा है, विक्स। तो दादा ने क्या किया है, स्वराज की मांग कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो स्वराज की मांग कर रहे हैं, तो अब स्वराज को हम कैसे ऐड करेंगे, स्वराज को हम बना देते हैं कि स्वदेशी। स्वराज मतलब अपने ही राज का, अपने ही देश का। तो उनको अपने ही देश का क्या चाहिए, विक्स चाहिए। 6 को विक्स, उनको अपने ही देश की विक्स चाहिए, स्वराज की यानी कि अपने ही राज का विक्स। तो उन्होंने क्या किया, कॉल करके मंगाया। कोलकाता मतलब कॉल, तो कॉल करके दादा ने स्वदेशी विक्स मंगाया। तो ये बिल्कुल सेट हो गया है, ये याद रहेगा। कोलकाता में हुआ था 1906 का। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे और उन्होंने क्या किया, फिर स्वराज की मांग की। अब 1907 में होता है
सूरत में अधिवेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट है सूरत अधिवेशन। इसमें अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता किया और इसमें हुआ था कांग्रेस का विभाजन, दो दल में बढ़ गया ना कांग्रेस जो था, नरम दल और गरम दल। इसी अधिवेशन में पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल की स्थापना हुई, कांग्रेस का विभाजन हुआ, कौन इसके अध्यक्षता थे, कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था। बहुत क्वेश्चन बन गया वन लाइनर में ही। तो ये हुआ था 1907। देखो यहाँ भी 7 का स आ रहा है, देखो 7 का स और यहाँ पे भी क्या है सूरत का स। तो ये याद रखना है, सूरत में यानी 7वां जो हुआ था वो कहाँ, 1907 में जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था सूरत में। ठीक है, सूरत में हुआ था। और अब देखो इन लोगों को क्या हुआ, एक दूसरे की सूरत रास नहीं आई, तभी तो विभाजन कर दिए ना, एक दूसरे की सूरत क्या हुई, रास नहीं आई। तो हमारा ट्रिक रहेगा रास बिहारी बोस। और फिर क्या हो गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। फिर नेक्स्ट है देखो 1911 में हुआ था, फिर कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। और इस समय अध्यक्ष थे बिशन नारायण दत्त, बिशन नारायण दत्त। अब ये 1911 का जो अधिवेशन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस समय राष्ट्रगान जन गण मन, हमारा राष्ट्रगान जो है जन गण मन वो गाया गया था। पहले हमने देख लिए थे वंदे मातरम गाया गया था 1896 में गाया गया था वंदे मातरम, और 1911 में क्या गाया गया था, जनगण मन। अब जैसे जनगण मन गाते हैं उस समय कैसे रहती है हमारी स्टैचू, एकदम कैसे खड़े रहते हैं बिल्कुल। तो देखो एकदम खड़ा इंसान कैसे है, ये एक इंसान खड़ा है, ये दूसरा यानी पूरा सीधा सीधा खड़ा है, तो इसको बना दिया हमने देखो 11। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं। तो खड़े होके क्या कर रहे हैं, जन गण मन गा रहे हैं। उनके अध्यक्ष का नाम कैसे याद रखेंगे, देखो जन गण मन और अध्यक्ष है विभीषण। देखो इनके भी नाम में क्या आ रहा है, लास्ट में न आ रहा है, जन गण मन और लास्ट में इनका नाम है भीषण। ठीक है, और ये याद रखना है कि दोनों अधिवेशन कहाँ हुए हैं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों के समय ही अधिवेशन हुए हैं कोलकाता में ही। ठीक है, ये याद रखना है कलकत्ता में ही हुए थे अधिवेशन। तो ये बिल्कुल हमको याद हो गया है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का, यानी वंदे मातरम और जनगण मन। नेक्स्ट हमारा है अधिवेशन, ये है बांकीपुर का अधिवेशन है। ये कब हुआ था, 1912 में हुआ था। ये कौन से नंबर का है, ये 27वें नंबर का है, बांकीपुर पटना में हुआ था। इस अधिवेशन की क्या खासियत है कि इस समय कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था, किसको, ए हो ह्यूम को। अब यही तो जन्मदाता है, तो इसलिए इनको क्या घोषित कर दिया गया, कांग्रेस का पिता घोषित कर दिया गया। और इस समय अध्यक्ष कौन थे, रंगनाथ मुधोलकर। रंगनाथ मुधोलकर इस समय अध्यक्ष थे। स्थान है बांकीपुर और वर्ष है 1912। तो हमने अभी तक 1912 तक का अधिवेशन कवर किया है। आगे के अधिवेशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि क्लास फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग ज़्यादा देर तक देख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं ब्रेक कर करके आपको क्लासेस जो है वो दे रही हूँ। ठीक है, तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए जो आप बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो भी आपको मिलते रहें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी जो सीरीज़ है वो चलती रहती है, इसलिए आपको नोटिफिकेशन जो है वो बिल्कुल मिलना ही चाहिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपको मेरे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।